गाइज, दिस इज प्रणव प्रियदर्शी और आज इस स्पेशल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गाइज, आज मैं एक ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहा हूं जिनको इतिहास के पन्ने में कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास किया गया। ये बहुत दिनों के बाद उनके बारे में जिक्र किया गया और अभी भी जब हिस्ट्री के बुक में आप जब उनको देखोगे तो बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसके बारे में लिखे हुए रहते हैं, परंतु उनका क्या योगदान रहा देश के प्रति, चलिए आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। गाइज, 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र का पुणे नामक शहर में एक बालक का जन्म होता है, जिस बालक के पिता होते हैं गोविंदराव फुले और माता होती हैं विमला बाई। इस बालक के जन्म के 1 साल के बाद ही इनकी माता देहांत हो जाती हैं और इनका लालन पालन, इनके देख रेख वो एक दाई करती हैं जिनका नाम रहता है सगुना बाई। सगुना बाई की देख रेख में ही वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता है और उस बालक का लगन पढ़ने के प्रति इतना ज़्यादा होता है कि वो हमेशा पढ़ने के लिए ललायित रहते हैं। उस जातीय शोषण के कारण उस बालक को अच्छे से पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया गया। फिर भी उन्होंने लगातार प्रयास किया। प्रयास करने के दरमियान में सगुना बाई को जब भी समय मिलता था तो वो उनको पढ़ाती थी। पढ़ते पढ़ते जब वो थोड़े बड़े हो गए तो सामाजिक चीज़ों को वो आकलन करना शुरू किए कि हमारा देश गुलाम क्यों, इतने बड़े देश गुलाम क्यों हैं, क्यों हम लोग को उच्च शिक्षा नहीं लेने दिया जाता है, क्यों भेदभाव, जाति शोषण, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर माना जाता है। तो इन सारी जो तमाम जो समस्याएं थी उनको आकलन करना शुरू किए। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता है जिसको हम लोग ज्योतिराव फुले के नाम से जानते हैं। आज उनका ही जन्मदिन है जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले समाज को, भारत देश को क्या क्या दिए उसके प्रति आज हम लोग चर्चा करेंगे। गाइस, आज ज्योतिराव फुले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आप इसके बारे में जब जानोगे तो आपको एक अंदर से गर्व महसूस होगा कि आखिर ज्योतिराव फुले ने हम लोगों के लिए क्या दिए और क्यों हम लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए। गाइस, ज्योतिराव फुले जब धीरे धीरे जातीय शोषण के कारण वो नहीं पढ़ पाए थे तो घर में उनके पढ़ने के लगन को देखते हुए एक अरबी फारसी के विद्वान जिनका नाम था गफर बेग मुंशी, एक फादर लिजिट साहब, उनके लगन को देखते हुए उन्होंने फिर से उनको पुनः स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद से ज्योतिराव फुले अंग्रेजी की पढ़ाई को 7वीं कक्षा को कंप्लीट करते हैं, जो 21 वर्ष की उम्र में कंप्लीट करते हैं। ज्योतिराव फुले की शिक्षा कंप्लीट होने के बाद उनकी विवाह 1840 ईस्वी में माता सावित्रीबाई फुले के साथ में कर दिया जाता है। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित रहते हैं कि वो हमेशा लगातार समाज के बीच में अपने कार्य को करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। माता सावित्रीबाई फुले उतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं थे, परंतु ज्योतिराव फुले नारी शिक्षा पर इतना ज़्यादा बल दे रहे थे कि वो सबसे पहले अपनी जीवन संगिनी को वो शिक्षित करते हैं और जीवन संगिनी उनके साथ कदम पर कदम मिलाकर समाज को जागृत करने, लोगों को शिक्षित करने के लिए वो भी कसम खा लेते हैं। समाज में जिस तरह से उन्होंने शिक्षा का प्रसार कर रहे थे उसको देखते हुए स्वर्ण जाति लोगों को परेशानी होने लगी और लगातार वो उनके पिताजी यानी ज्योतिराव फुले के पिताजी के पास आकर कंप्लेन करने लगे कि ज्योतिराव फुले धर्म के विरोध में जाकर इन सारे कार्यों को कर रहा है, वो लड़कियों को पढ़ा रहा है, वो शूद्र अति शूद्रों को पढ़ा रहा है। इस तरह से जब कंप्लेन करने लगे और जब मारने की धमकी जब दी जाने लगी तो गोविंदराव फुले डर जाते हैं, जो उनके पिताजी होते हैं वो डर जाते हैं और ज्योतिराव फुले को बोलते हैं कि आप या तो ये कार्य छोड़ दो या तो फिर आप हमारे साथ रहो। लेकिन ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले कहाँ मानने वाले थे, वो तो समाज के लिए जागृत करने के लिए कसम खा चुके थे और इसलिए जब उन्होंने लगातार ये कार्य करना शुरू किया तो उनके पिताजी ही यानी कि गोविंदराव फुले उनको घर से निकाल देते हैं। घर से निकालने के पश्चात ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले को एक आशियाना के तौर पर बेगम फातिमा से आशियाना देती है और उन्हीं के साथ में मिलजुल कर ज्योतिराव फुले 1848 ईस्वी में प्रथम विद्यालय खोलते हैं। भारत में सर्वप्रथम विद्यालय खोलते हैं जो शूद्र अति शूद्र और महिलाओं के लिए था। नारी शिक्षा को महत्व देते हुए 1848 में जो सर्वप्रथम जो विद्यालय खोलने का जो कार्य किए वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले थे। केवल एक ही विद्यालय नहीं खोले, अपने जीवन काल में कहा जाता है कि 200 से भी अधिक विद्यालय को इन्होंने निर्माण किया, जिसमें सभी वर्ग के लोग समतामूलक स्थिति से पढ़ सकते थे, किन्हीं के साथ में भेदभाव करने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इस तरह से उन्होंने देश को शिक्षा के प्रति इतने ज़्यादा जागृत किए।
ज्योतिराव फूले अपने जीवन काल में अनेक सारे कार्य को किए, जैसे कि उनका जो मुख्यतः जो उद्देश्य था वो था नारी शिक्षा, बाल विवाह पर रोक, विधवा पुनर्विवाह करना। इन सारी जो समस्याएं थी उनको वो मुख्यतः वो ध्यान में रखते थे। एक दिन की बात है जब ज्योतिराव फूले अपने किसी ब्राह्मण जाति जो दोस्त थे उनके विवाह में वो शामिल होते हैं और बारात में जाते रहते हैं। बारात में जाने के दरमियान में जो स्वर्ण जाति के जो लोग होते हैं वो बारात को रोक देते हैं और कहते हैं कि ज्योतिराव फूले यदि बारात में जाएगा तो हम लोग बारात में नहीं जाएंगे। ज्योतिराव फूले को अचंभित होता है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं साफ सफाई पर इतना ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, मैं इन लोगों से ज़्यादा सभ्य हूँ, फिर भी मेरे साथ ये जातीय भेदभाव कर रहे हैं। जातीय भेदभाव इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ज्योतिराव फूले एक माली जाति से थे। माली जाति अभी के समय में ओबीसी में आते हैं। तो ज्योतिराव फूले को इस तरह से वहाँ पर रोक दिया जाता है। तो ज्योतिराव फूले अपने दोस्त जो होते हैं उनके ब्राह्मण जिनका शादी होते रहता है उनको बोलते हैं कि ठीक है आप लोग जाइए, हम यहीं से वापस चले जाते हैं। ज्योतिराव फूले वहाँ से वापस जैसे ही लौटते हैं वो पूरा सड़क में पूरा रास्ते में सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ इस तरह से भेदभाव क्यों किए इन लोग, मैं उन लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी उन लोग मेरे से क्यों इस तरह का भेदभाव किए। और ये सोचते सोचते जब तक वो रास्ते से अपने घर पहुँचते उसी बीच में एक तालाब के बगल में कुछ निम्न जाति के लोग उन पर हंस रहे थे, उन पर खिल्लियाँ उड़ाकर हंस रहे थे और वो उनको देखते हैं। ज्योतिराव फूले वहाँ भी सोचने लगते हैं कि अपमान मैं हुआ हूँ, बारात से मुझे हटा दिया गया, मुझे इंसल्ट किया गया, परंतु ये लोग क्यों हंस रहे हैं। तब उनके इस सवाल का जवाब उनको खुद से अंदर से मिलता है और उनका आंसर ये आता है जिससे व्यक्ति या समुदाय को सम्मान के बारे में पता नहीं, उसको अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइज उसके बाद से ज्योतिराव फूले इसे शूद्र शूद्रों के उत्थान और उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया और उनके द्वारा ही दिए गए विद्यालयों का बहुत सारे निर्माण हुआ, जिससे माता सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम शिक्षिका महिला के तौर पर बनी। इस तरह से वो लगातार समाज के बीच में कार्य करने के दरमियान में 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज के स्थापना करने के बाद लोगों में और जो समाज में जो कुरीतियाँ जो फैली हुई थी उसको लगातार वो कटाक्ष करने, उनको समझाने के लिए वो अपना जीवन कुर्बान कर दिए। इनके कार्यों और इनके लगन को देखते हुए 1888 ईस्वी में मुंबई के एक सभागार में इनको सम्मान के तौर पर महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिराव फूले अपने जीवन काल में बहुत सारे किताब का निर्माण किए थे, खुद से जो लिखे थे उसमें से जो मुख्य हैं वो थे सबसे पहले गुलामगिरी। गुलामगिरी नामक पुस्तक जो उनका बहुत ही फेमस पुस्तक रहा उसको उन्होंने निर्माण किया। उसके साथ में ही और भी किताबों का निर्माण किया जैसे तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत और अन्य सारे किताबें जो मराठी लैंग्वेज में भी थी उन्होंने निर्माण की, खुद से उन्होंने लिखे। और उसमें से एक जो कोट उनका जो सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रभावित करता है वो ये था कि दोस्त और दुश्मन की पहचान ही सफलतम क्रांति का मूलभूत सिद्धांत है। ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले बोलते हैं। अपने समय में उन्होंने एक आंदोलन चलाकर जो मुंबई हाई कोर्ट से एक परमिशन लिए थे, वो परमिशन ये था कि ब्राह्मण के बिना भी हम लोग शादी विवाह का संस्कार कर सकते हैं। ये परमिशन उस समय अंग्रेजों के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा ज्योतिराव फूले को दिया गया। साथ में एक एग्रीकल्चर एक्ट जो आया था उसको भी ज्योतिराव फूले के आंदोलन से ही प्रेरित होकर उस एक्ट को पारित किया गया था। ज्योतिराव फूले के इन समाज के प्रति लगातार उनका डेडिकेशंस को देखते हुए आज अनेक सारे सामाजिक संगठन हैं जो ज्योतिराव फूले को महात्मा से भी बड़े उनको राष्ट्रपिता का उपाधि देते हैं। इसलिए उनको अगर सही मायने में अगर देखा जाए भारत के अगर कोई राष्ट्रपिता है तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, जिन्होंने एजुकेशन पर इतना ज़्यादा बल दिया। एजुकेशन के साथ में जितने भी हमारे सामाजिक कुरीतियाँ थी उसको भी खंडन करने का प्रयास किए। और इसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण जो हम लोग को देखने को मिलता है उन्हीं के द्वारा स्कूल ओपन किए गए में ही डॉक्टर BR अम्बेडकर पढ़कर निकलते हैं, जो हमारे भारत के संविधान के निर्माता बने। जब ये सामाजिक कार्य को करते करते जब उनका अंतिम समय आता है तो वो 28 नवंबर 1890 को निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह से उनके आंदोलन को भी आज भी अनेक सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को अपना आइडियल मानते हैं। तो गाइज आज मैं इस शख्सियत के बारे में इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये हमारे पूरे भारत के लिए जो चीज़ें देकर गए वो बहुत ही अतुलनीय है। आज इनके वजह से ही
आज मैं यहाँ पर पढ़ाने की काबिलियत रखता हूँ, यानी कि हमारे जो महापुरुष हुए ज्योतिराव फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ललित सिंह यादव, रामास्वामी पेरियार, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, इन सारे जितने भी हमारे जो महापुरुष हुए उनके बलिदान और कुर्बानी की वजह से आज मैं यहाँ पर पढ़ाने की काबिलियत रखता हूँ। और इसलिए कभी वैसा समय मिलता है तो मैं उनके बारे में बीच बीच में जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि उनके द्वारा ही आज मैं यहाँ पर हूँ आप लोग के बीच में। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और इस चैनल से जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो गाइज़ आज का हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहीं पर ख़त्म होता है और इसके बाद से हम लोग फिर से नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत।